मैं दो टीलों के दरमियान से गुजरकर एक टीले की चढ़ाई चढ़कर दूसरी तरफ चश्मे के करीब से होता हुआ चीड़ के दरख्तों के झुंड में आ गया। वो चट्टानी टीला मेरे सामने था जिसके सुरंग या गार में कमांडो शेरवान का खुफिया हाइड आउट था। मैं अभी तक साधुओं के भेस में ही था। अचानक एक तरफ से दो हुर्रियत परस्त स्टेन गन लिए निकल आए। स्टेन गनों का रुख मेरी तरफ था। कौन हो, किधर जा रहे हो? दोनों हुर्रियत परस्त मुजाहिदों ने स्याह कपड़े से मुंह ढांप रखे थे। ये कोई नए मुजाहिद थे, वरना कमांडो शेरवान के गिरोह के सारे मुजाहिद मुझे जानते थे। मैंने कहा, मुझे कमांडो मुजाहिद शेरवान से मिलना है। दरख्तों में से तीन मजीद हुर्रियत परस्त मुजाहिद निकल आए। उन्होंने मुझे पकड़कर वहीं बिठा दिया और कश्मीरी में आपस में बातें करने लगे। मैंने कहा, दोस्तों, मैं शेरवान का दोस्त हूँ। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। अगर कमांडो शेरवान हाइड आउट में मौजूद है तो उसे जाकर मेरा नाम बताओ। एक मुजाहिद चट्टानी टीले की तरफ गया। थोड़ी देर बाद वो इस तरह वापस आया कि स्टेम गन उसने सीने से लगा रखी थी और फौजियों की तरह चल रहा था। पीछे कमांडो शेरवान अपनी कमांडो वर्दी में मलबूस मुस्कुराता हुआ चला रहा था। उसने दूर ही से मुझे देखकर हाथ हिलाया। जिन मुजाहिदों ने मुझे अपनी हिरासत में ले रखा था वो पीछे हट गए। कमांडो शेरवान ने मुझे गले लगा लिया। मुझे तुम्हारे आने की इत्तला मिल गई थी। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। चलो अंदर बैठकर बातें करते हैं। हुर्रियत परस्त लीडर कमांडो शेरवान की कमीनगाह में जो चट्टान के गार में थी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैं छोड़कर गया था। जमीन पर सफ बिछी थी। दीवार के साथ तकिया लगा था। एक समावर और कुछ प्यालियां पड़ी थीं। हम सफ पर बैठ गए। कमांडो शेरवान ने एक मुजाहिद से कश्मीरी चाय लाने को कहा। वो यस सर कहकर बाहर निकल गया। शेरवान कहने लगा, तुमने अच्छा किया कि इस हुलिये में सफर किया। तुम्हारी तस्वीर यहाँ के अखबारों में भी छप गई है। प्रोफेसर जमशेद ने मुझे वायरलेस पर तुम्हारे कश्मीर की तरफ आने और गुल खान के पकड़े जाने की खबर दी थी। तुमने द्वारका फोर्ट और भोपाल के करीब कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले असलहे और गोला बारूद के जखीरे को उड़ाकर बहुत बड़ा काम किया है। ये चीज़ें हमारी तहरीक आज़ादी को तक़वियत पहुँचाती हैं। मुझे राजस्थान वाले एटमी रिसर्च सेंटर की तबाही की खबर भी मिल गई थी। ये काम तुम्हारे जैसा आला तरबियत याफ्ता कमांडो ही कर सकता था। हम कश्मीर में भारतीय फौजी यूनिटों के वहशियाना मजालिम के बारे में बातें करने लगे। कमांडो शेरवान कहने लगा, आज़ादी एक दिन में हासिल नहीं हो जाती। इसके लिए कौमों को बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और हमारी कश्मीरी कौम बेदार हो चुकी है। हमारी कौम का बच्चा बच्चा जिहाद में शरीक हो गया है। जब कौम में ये जज्बा पैदा हो जाता है तो उसकी मंजिल आज़ादी करीब आ जाती है। कश्मीरी मुजाहिद चाय ले आया, साथ बाकर खानियां भी थीं। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, मेरा सबसे पहला मिशन अपने मास्टर स्पाई गुल खान को जम्मू के नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर से निकालना है। इस इंटेरोगेशन के बारे में मुझे भी मालूमात चाहिए थी। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हो? कमांडो शेरवान कहने लगा, ये इत्तला मुझको भी मिल गई है कि गुल खान को भारतीय इंटेलिजेंस जम्मू के नेहरू इंटेलिगेशन सेंटर में ले गई है। मुझे खुद उसके बारे में बहुत तशवीश थी, मगर हम लोग अपने महाज पर दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ने में मसरूफ हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो। उस इंटेरोगेशन सेंटर के बारे में मुझे ज़्यादा तफसील मालूम नहीं। हमारे मुजाहिदीन जो पकड़े जाते हैं उन्हें श्रीनगर के इंटेरोगेशन सेंटर में ही रखा जाता है या फिर उन्हें कश्मीर से बाहर भारत के किसी दूसरे शहर में ले जाते हैं। मगर मैं तुम्हें मालूमात मुहैया कर सकता हूँ। मुझे इतना मालूम है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा इंटेरोगेशन सेंटर है और यहाँ रॉ और दूसरी खुफिया एजेंसियों के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस के तजर्बाकार अफसर भी मौजूद होते हैं और यहाँ के टॉर्चर सेल में अजियत देने और तशद्दुद के जदीद आलात रखे गए हैं। तुम यहाँ आराम करो और मेरा ख्याल है अपना हुलिया तब्दील कर लो। मैं एक आदमी की ड्यूटी लगाता हूँ, वो सारी मालूमात हासिल करके ले आएगा। मैंने कहा, दोस्त, आराम तो मैंने उसी वक्त अपने आप पर हराम कर लिया था जब मैंने जहाद कश्मीर में शिरकत की गर्ज से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस किया था। तुम अपने आदमी को इंटेरोगेशन सेंटर की तफसीलात मालूम करने के लिए ज़रूर भेजो, लेकिन मैं इतनी देर कश्मीर के महाज पर दुश्मन से लड़ना अपना फ़र्ज समझता हूँ। मैंने उससे पूछा कि आइंदा उनका क्या प्रोग्राम है और क्या वो किसी खास मिशन की तैयारी कर रहे हैं। कमांडो शेरवान बोला, कोई दिन खाली नहीं जाता जब हम किसी न किसी कमांडो मिशन पर नहीं जाते। हम तो मैदान जंग में बैठे हैं। भारतीय फौजी सारी वादी कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत की होली खेल रहे हैं और हम जहां मौका मिलता है हर रोज़ उन्हें जहन्नम में पहुंचाते रहते हैं। आजकल डोगरा रेजिमेंट का एक ब्रिगेडियर श्रीनगर के फौजी हेडक्वार्टर में आया हुआ है। ये शख्स बनारस का बामन हिंदू है और मुसलमानों का जानी दुश्मन है। कश्मीर की वादी में मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन की कमान उसने संभाल रखी है। हर रोज़ उसकी हिदायत के मुताबिक श्रीनगर के आसपास के देहात और श्रीनगर शहर में मुसलमानों के घरों में तलाशी ली जाती है। ख़वातीन की बेइज्जती की जाती है। जहाँ ज़रा शक पड़ जाता है उसके घर के मर्दों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया जाता है और औरतों को पकड़ कर ले जाते हैं। इस ब्रिगेडियर का नाम ब्रिगेडियर राम अवतार है। ये शख्स पिछले 1 माह से कश्मीरी मुसलमानों के खून से होली खेल रहा है। हम उसके यूनिट के कई फौजियों को हलाक कर चुके हैं, मगर उनकी जगह ताज़ा नफरी आ जाती है। अब हमने फैसला किया है कि मुद्दा ही ख़त्म किया जाए और ब्रिगेडियर राम अवतार को हलाक कर दिया जाए।
ये शख्स इतना जालिम है कि जो मुजाहिद इसके शिकंजे में आ जाता है उस पर खुद तशद्दुद करता है और उन्हें बिजली के झटकों से शहीद कर देता है। कई मुजाहिदीन के इस भेड़िए ने अपने हाथ से गले काटे हैं। मैंने कहा, ऐसे दरिंदे को तो बहुत पहले हलाक कर देना चाहिए था। शेरवान कहने लगा, तुम तो जानते हो हम कई महाजों पर आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हमारे मुकाबले में हमसे 10 गुना ज्यादा तादाद में बाकायदा पेशावर फौज है। दूसरे ये ब्रिगेडियर हर वक्त अपने आगे पीछे कमांडो बॉडीगार्ड की पूरी प्लाटून रखता है। इसके बावजूद हमने इसका काम तमाम करने का फैसला कर लिया है। मैंने पूछा, तुम लोगों ने ऑपरेशन स्कीम किस तरह बनाई है? कमांडो शेरवान ने चमड़े के थैले में से श्रीनगर शहर का नक्शा निकालकर सफ पर फैला दिया। दीवार पर से लालटेन उतार कर करीब रख ली। हम दोनों नक्शे को गौर से देखते रहे। कमांडो शेरवान ने एक जगह उंगली रखकर कहा, ये डोगरा रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है और ये जहां स्याह निशान लगा है ये पार्क है। इस पार्क के ऊपर जो टीला है वहां ब्रिगेडियर राम अवतार का बंगला है। बंगले के गेट पर भी 24 घंटे फौजी पहरा देते हैं और बंगले के ऊपर टीले पर 3 मशीन गन पोस्टें हैं। यहाँ से हमारा अटैक कामयाब नहीं हो सकता। ब्रिगेडियर रोज सुबह 9 बजे फौजी गाड़ी की बजाय अपनी स्याह रंग की कार में बंगले से निकलकर हेडक्वार्टर को जाता है। उसकी गाड़ी के शीशे बुलेट प्रूफ हैं। उसके आगे और पीछे एक एक जीप होती है जिसमें असलहा बरदार कमांडो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। उस शख्स ने अपनी हिफाजत का इतना बंदोबस्त इसलिए किया है कि उसे मालूम है कि कश्मीरी हुर्रियत परस्त इसे हलाक करके अपने शहीद मुजाहिदों के खून का बदला भी लेना चाहते हैं और उसकी बर्बरियत से वादी कश्मीर को निजात भी दिलाना चाहते हैं। मैंने एक टेढ़ी लकीर नक्शे पर देखी। मैंने पूछा, ये लकीर क्या है? कमांडो शेरवान लकीर पर उंगली चलाते हुए बोला, ये वो रास्ता है जहां से गुजरकर ये दरिंदा ब्रिगेडियर अपने हेडक्वार्टर जाता है। हमें जो कुछ करना है इसी सड़क पर करना है। ना इसे उसके बंगले में जहन्नम रसीद कर सकते हैं और ना उस वक्त उस पर वार कर सकते हैं जब ये फौजी हेडक्वार्टर में दाखिल हो जाता है। मैं गौर से नक्शे पर लगे हुए निशानों को देख रहा था। कमांडो शेरवान ने एक जगह उंगली रखी और कहा, ये एक मिशन अस्पताल की इमारत है। हमने कमांडो ऑपरेशन की जो स्कीम तैयार की है इसके मुताबिक हमारा एक मुजाहिद 2 रोज पहले झूठ मूठ किसी बीमारी का बहाना बनाकर इस अस्पताल में दाखिल हो जाएगा और जिस वक्त ब्रिगेडियर राम अवतार की गाड़ी अस्पताल से गुजरने वाली होगी तो हमारा मुजाहिद व्हील चेयर पर घुटनों पर कंबल डाले अस्पताल के बाहर बैठा होगा। कंबल के नीचे भरी हुई स्टेन गन होगी। दूसरा मुजाहिद अस्पताल से 100-200 कदम के फासले पर सड़क से हटकर एक जगह मजदूर के भेस में बैठा दरांती से घास काट रहा होगा। उसकी स्टेन गन पास ही झाड़ियों में छुपी हुई होगी। उसके अलावा उसके पास 3 हैंड ग्रेनेड भी होंगे। पहला मुजाहिद कार टायरों और पेट्रोल की टंकी को निशाना बनाएगा। अगर निशाना चूक जाता है और गाड़ी आगे निकल जाती है तो दूसरा मुजाहिद जो घास काट रहा होगा वो स्टेन गन के ब्रस्ट फायर करेगा और साथ ही दस्ती बम भी फेंक देगा। हम सिर्फ 2 जगहों से ही अटैक कर सकते हैं। हम वहां ज्यादा नफरी भी नहीं ले जा सकते क्योंकि इर्द गिर्द फौजी यूनिटों की पोस्टें फैली हुई हैं। हमारे मुजाहिद घेरे में आकर हलाक हो सकते हैं। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, अगर फर्ज कर लिया इसके बावजूद ब्रिगेडियर बच जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? वो बोला, 2 हमलों से उसका बचना मुश्किल होगा। ग्रेनेड उसकी गाड़ी को उड़ा देंगे, लेकिन अगर फिर भी वो जिंदा रहा या जख्मी हो गया तो फिर हम उसे हलाक करने की कोई दूसरी स्कीम तैयार करेंगे। ये बात भी हमें पेश नजर रखनी है कि ब्रिगेडियर राम अवतार जिस वक्त अपने बंगले से हेडक्वार्टर जाता है तो सारे रास्ते में थोड़े थोड़े फासले पर मुसल्लह भारतीय फौजी तैनात होते हैं और फिर उसके बॉडीगार्ड जरा सा शक पड़ने पर फायर खोल सकते हैं। मैंने कुछ लम्हे गौर करने के बाद कहा, शेरवान दोस्त, मेरे ख्याल में इस स्कीम में कई एक खामियां हैं। इसका कामयाब होना यकीनी नहीं है। मेरे हिसाब के मुताबिक जहां इस हिंदू भेड़िए ब्रिगेडियर पर दस्ती बम फेंके जाएंगे वहां सामने की जानिब हमारे मजदूर 2 कमांडोज दस्ती बमों और स्टेन गनों के साथ मौजूद होने चाहिए ताकि ठीक उस वक्त वो भी फायर खोल दें और फायर खोलकर सबसे पहले अगली जीप के बॉडीगार्ड्स को खत्म कर दें। कमांडो शेरवान कहने लगा, सामने की जानिब टीले की ढलान है और वहां ऊपर मशीन गनों की पोस्टें हैं। वहां जाना अपने आप को बेफायदा मौत के हवाले करना है। तब मैंने अपनी कमर के गिर्द बंधा हुआ रुमाल खोला, उसमें से धमाका खेज महलूल की शीशी निकाल कर कमांडो शेरवान को दिखाई और उसे उसके सारे हलाकत खेज खवास समझाए। वो इस बारे में पहले से जानता था मगर उसने धमाका खेज टैबलेट देखी थी। शीशी को लालटेन के सामने रखकर उसने हिलाया। उसके अंदर पानी की तरह का धमाका खेज मवाद आधा रह गया था। मैंने कहा, इसका सिर्फ एक कतरा अगर उस मुस्लिम दुश्मन ब्रिगेडियर राम अवतार के मेदे में किसी तरह पहुंचा दिया जाए तो उसके जिंदा बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने 4 आदमियों को इस महलूल का एक एक कतरा पी लेने के बाद धमाके से उड़ते देखा है। कमांडो शेरवान ने शीशी सफ पर रख दी और बोला, इसका मतलब है कि हमें सारी स्कीम बदलनी होगी, कोई नया मंसूबा बनाना होगा। मैंने उसके ख्याल की तायद करते हुए कहा, इस मंसूबे का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ब्रिगेडियर की मौत और वो भी अजियतनाक मौत यकीनी होगी। तुम्हारी जो पहली स्कीम है उसमें 2 अंदेशे हैं।
पहला ये कि हो सकता है कि स्टेन गन के फायर चलती गाड़ी के पहियों या पेट्रोल की टंकी पर ना लगें। दूसरी बात यह है कि ब्रिगेडियर की गाड़ी पर पहले फायर के साथ ही उसके बॉडीगार्ड अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे और फिर व्हील चेयर पर बैठे हुए और घास काटते हुए हमारे मुजाहिदों में से कोई भी सलामत नहीं रहेगा। मैंने जो स्कीम तजवीज़ की है इससे हमारे किसी मुजाहिद की जान को खतरा नहीं होगा और ब्रिगेडियर की मौत भी यकीनी होगी, बशर्ते कि इस शीशी में से महलूल का एक कतरा ब्रिगेडियर पी ले। ये बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात होगी। मैंने कहा, ये घंटी मैं बांधूंगा। कमांडो शेरवान मेरी तरफ कुछ देर खामोशी से तकता रहा, फिर शीशी को उठाते हुए बोला, तुम ये काम कैसे करोगे? क्या तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है? मैंने अपने साधुओं वाले लंबे बालों की विग पर हाथ फेरते हुए कहा, ये हुलिया यहाँ भी काम आ सकता है। यानी? कमांडो शेरवान ने इस्तफसार किया। मैंने कहा, मुझे सोचने के लिए आज की रात दे दो, अभी मेरे जहन में मंसूबे की शक्ल वाज़े नहीं हुई। कमांडो शेरवान ने मुस्कुराते हुए श्रीनगर शहर का नक्शा लपेट कर थैले में डाल लिया और चाय की चैनक पर हाथ रखकर बोला, चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। उसने अपने आदमी को आवाज़ देकर बुलाया और उसे कहा कि चाय को गर्म करके ले आए। मैंने शेरवान से कहा, मैं चाहता हूं कि इस दौरान तुम अपने आदमी को जम्मू की तरफ रवाना कर दो ताकि वो नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर के बारे में जितनी भी तफसीलात मुयस्सर आ सकती हैं लाकर मुझे दे दे। कमांडो शेरवान पहलू बदलते हुए बोला, इसकी तुम फिक्र न करो, जम्मू शहर में हमारा एक ऐसा आदमी मौजूद है जो मेरे भेजे हुए आदमी को पूरी तफसील बता देगा। अब तुम ऐसा करो कि मुंह हाथ धोकर चेहरे पर मली हुई राख साफ करो और विग भी बेशक उतार कर दीवार पर लटका दो। कपड़े बदलने हैं तो तुम्हें दूसरे कपड़े मिल जाएंगे। मैंने कहा, विग उतारूंगा, मुंह हाथ धो लूंगा, बाकी लिबास अभी यही रहने दो, हो सकता है मुझे इसके आगे चलकर जरूरत पड़े। बहरहाल मैं तुम्हें आज रात सोचकर बताऊंगा कि ब्रिगेडियर राम अवतार को मौत के फरिश्ते के हवाले करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने सर पर लगी हुई लंबे बालों की विग उतार कर दीवार की कील के साथ लटका दी। हाइड आउट की सुरंग से बाहर आकर साथ ही बहते छोटे से चश्मे से मुंह हाथ धोया। कमांडो शेरवान कुछ फासले पर दरख्तों के नीचे दो मुजाहिदीन के पास खड़ा उनसे बातें कर रहा था। मैं मुंह हाथ धोकर उसके पास गया तो शेरवान ने मेरा उन मुजाहिदीन से तारुफ कराया। उनमें एक नौजवान और खूबसूरत मुजाहिद का नाम कमरुद्दीन बट था। मैंने शेरवान से पहले हुर्रियत पसंदों के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि उनमें से अक्सर कमांडो ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। कमरुद्दीन बट ने सर पर सब्ज रुमाल बांधा हुआ था, रंग गोरा और नक्श तीखे थे, आंखों में चीते की आंखों जैसी चमक थी। रात को हमने सुरंग के अंदर ही बैठकर खाना खाया। कमरुद्दीन बट भी हमारे साथ ही था। कमांडो शेरवान ने कहा कि कमरुद्दीन बट नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जम्मू जा रहा है। मैंने कमरुद्दीन बट से कहा, दोस्त वहां से ये जरूर मालूम करने की कोशिश करना कि रात के वक्त इंटेरोगेशन सेंटर के आसपास ड्यूटी पहरे का क्या इंतजाम होता है। कमरुद्दीन बट ने मुस्कुराते हुए कहा, इंशाल्लाह आपको एक एक तफसील मिल जाएगी। खाने के बाद कमरुद्दीन बट बाहर चला गया। मैं और कमांडो शेरवान कुछ देर बैठे ब्रिगेडियर राम अवतार को ठिकाने लगाने के प्रोग्राम के बारे में बातें करने लगे। मैंने कहा, रात को तो मैं गौर करूंगा ही, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ब्रिगेडियर राम अवतार अपनी शामें कहाँ गुजारता है और क्या वो पीने पिलाने वाला फौजी अफसर है? शेरवान कहने लगा, वो पीने पिलाने वाला आदमी है। उसकी शामें श्रीनगर फौजी हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स मेस में ही गुजरती हैं। उसके साथ रोज के पीने पिलाने वाले 3-4 फौजी अफसर होते हैं और वो फौजी मेस में ही रात के 10-11 बजे तक बैठे मैनोशी करते हैं और फिर वहीं खाना खाकर अपने अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। क्या ब्रिगेडियर शादीशुदा है? शादीशुदा है, मगर उसके बीवी बच्चे बनारस में रहते हैं, जहां वो बंगले में अकेला रहता है। मैंने पूछा, जरूर उसकी औरतें भी दोस्त होंगी। इस किस्म का आदमी दूसरे अफसरों की बीवियों से भी ताल्लुकात कायम कर लेता है। भारतीय फौजी अफसरों में मैंने ये बात आम तौर पर देखी है। कमांडो शेरवान कहने लगा, इस बारे में मैं पता करके बता सकता हूँ। ठीक है, मैं अब सोने जाता हूँ। मेरा ख्याल है मेरा सोने का बंदोबस्त उसी पुराने लकड़ी के डिब्बानुमा कमरे में किया होगा। कमांडो शेरवान ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया है। सुरंग के थाने के बाएं जानिब दरख्तों में जहां चश्मा बहता था, झाड़ियों के पीछे लकड़ी का एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था। पहले भी मैं उसी जगह रातें बसर करता था, अब भी मेरा बिस्तर वहीं लगा दिया गया था। मैं रात को वहां जाकर लेट गया। गर्मियों की आमद थी। कश्मीर की वादी में रातें बड़ी खुशगवार हो गई थीं। कुछ देर तक बिस्तर पर लेटा मैं ब्रिगेडियर राम अवतार को ठिकाने लगाने की तरकीबों पर गौर करता रहा। अभी तक कोई मंसूबा हतमी शक्ल में वाज़े होकर मेरे जहन में नहीं आ रहा था। मैं सो गया। दूसरे दिन सुबह की नमाज हम सब मुजाहिदीन ने दरख्तों के नीचे इकट्ठी पढ़ी। शेरवान कहने लगा, दोस्त एक बात अपने जहन में ज़रूर रखना कि जम्मू कश्मीर के बाज़ अखबारों में भी पाकिस्तानी जासूस की हैसियत से तुम्हारी तस्वीर शाया हो चुकी है। हम सुरंग के बाहर चीड़ के दरख्तों के नीचे बैठे चाय पी रहे थे।